So we'll start with next topic and next question. We'll solve questions from prism theory and dispersion of light. Comparatively simple questions hai. Compared to other topics, these are simple questions. The refractive index of a prism of monochromatic wave is root 2 and its refracting angle is 60. And you should remember refracting angle मतलब angle of prism. आपको प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है रूट 2, प्रिज्म का एंगल बताया है 60 फॉर मिनिमम डेविएशन. याद रखना मिनिमम डेविएशन अगर वर्ड यूज हुआ हो ओनली देन यू कैन यूज प्रिज्म फॉर्मूला. तो यहाँ बोला क्या मिनिमम डेविएशन? यस. द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी. तो बाय द वे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है? आपको दिया है म्यू कितना है? रूट 2. और आपको दिया रिफ्रैक्टिव एंगल मतलब क्या दिया है? ए, वो कितना है? 60. और आपको बोला है फॉर मिनिमम डेविएशन द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी. क्या फाइंड करना है? आई. मिनिमम डेविएशन बोलना मतलब प्रिज्म फॉर्मूला यूज कर सकते हो. क्या था वो? साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू. मोस्ट ऑफ द प्लेसेस मतलब तुम जब बुक्स देखोगे या फिर गूगल भी करोगे तो मोस्टली आपको ऐसा ही दिया होगा. ए पता है, म्यू पता है, डेल्टा एम फाइंड करेंगे. डेल्टा एम फाइंड करने के बाद बोलेंगे कि आई प्लस ई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम. ए प्लस डेल्टा एम, ए प्लस डेल्टा था कि नहीं फॉर्मूला? याद है क्या? आई प्लस ई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा. फिर बोलेंगे फॉर डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम. मिनिमम डेविएशन पे आई की वैल्यू क्या होती है? ई. तो आई प्लस आई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम. तो 2i इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू. ए मतलब 2i इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम. तो i कितना हो गया? ए प्लस डेल्टा एम बाई टू. करेक्ट है ना? ए दिया था ना? यस. डेल्टा एम फाइंड किया ना? तो ए और डेल्टा एम सब्स्टिट्यूट करके क्या फाइंड करोगे? आई. क्या करोगे? नहीं करोगे. क्यों नहीं करोगे? अरे दिख रहा है क्लियरली ए प्लस डेल्टा एम इज आई की जगह पे ही तुम ए प्लस डेल्टा एम लिखते हो. तो क्यों करना है डायरेक्ट शॉर्टकट? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू क्यों आया? क्योंकि ए प्लस डेल्टा एम बाई टू वो आई की वैल्यू थी. तो डायरेक्ट कर लो सॉल्व. डायरेक्ट व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रूट 2 साइन आई साइन ऑफ ए बाई टू. ए कितना है? 60 बाई टू रूट 2 साइन आई. व्हाट इज साइन ऑफ 30? 1/2. ये यहाँ गया तो साइन आई कितना आ गया? रूट 2 बाई टू. अरे 1/2 मल्टीप्लाई हो गया ना. व्हाट इज रूट 2 बाई टू? 1/√2. साइन के लिए 1/√2 कौन से एंगल पे होती है? तो 45. ऑप्शन नंबर बी. तो इस तरीके से आपका टाइम बच सकता है अगर आप वही म्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू. फिर डेल्टा एम की वैल्यू फाइंड करोगे. फिर आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा में डेल्टा की वैल्यू डेल्टा एम लिखोगे, आई की वैल्यू ए लिखोगे, मतलब ई की वैल्यू आई लिखोगे. तो टाइम ज़्यादा जाएगा. तो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज़्यादा ईजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मतलब डेल्टा एम for a prism is 40 degree and the angle of prism is 60 degree. A की वैल्यू 60 है, डेल्टा एम की वैल्यू 40 है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इन इट्स पोजीशन इज इन दिस पोजीशन इज. अब फिर वही क्वेश्चन आ गया. अभी तो मैंने बताया. क्या बताया? आई क्या बताया? आई अरे अभी तो लिखा आई इज ए प्लस डेल्टा एम बाई टू. क्वेश्चन में ए बोला है 60 है, डेल्टा एम बोल दिया है 40 है. 100/2 कितना होता है? 50. ऑप्शन सी. टू सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. The angle of minimum deviation, फिर minimum deviation measured with the prism is 30 degree and the angle of prism is 60 degree.
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल इज। अभी तुमको एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है 60 और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दिया है 30 और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। तो मिनिमम डेविएशन वर्ड यूज किया, मतलब प्रिज्म फॉर्मूला यूज होगा, मतलब साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू। अब मैंने साइन आई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरे को डेल्टा एम की वैल्यू दी है, तो मैं डायरेक्टली डेल्टा एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके म्यू फाइंड कर लूंगा। व्हाट इज ए वैल्यू 60, व्हाट इज डेल्टा एम वैल्यू 30 अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ 60 बाई 2। ये 90 बाई 2 हो गया 45, तो साइन 45 अपॉन हो गया साइन 30। साइन 45 होता है 1 बाई रूट टू, तो म्यू आ गया 1 बाई रूट टू, और साइन 30 होता है 1 बाई टू, तो म्यू हो जाएगा 2 बाई रूट टू। 2 बाई रूट टू कितना होता है रूट टू, और रूट टू है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, a ray of light passes through an equilateral glass prism। equilateral glass prism, equilateral मतलब 60 डिग्री, मतलब तीनों एंगल 60 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म पे 60 डिग्री। तो यहाँ पे तुमको डायरेक्टली रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू बताने की जगह पे उन्होंने बोल दिया इक्विलैटरल प्रिज्म, तो ए की वैल्यू 60 है, राइट। रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म इन सच अ मैनर दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस, मतलब ई, आई इक्वल टू ई, मतलब मिनिमम डेविएशन भी होगा, क्योंकि आई इक्वल टू ई पे क्या होता है मिनिमम डेविएशन। एंड ईच ऑफ दिस एंगल्स इज इक्वल टू 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, द एंगल ऑफ डेविएशन इज। वेरी गुड, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको ऐसा बोला है कि आई की वैल्यू और ई की वैल्यू ये 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म है, और बोला है इक्विलैटरल प्रिज्म है, मतलब ए की वैल्यू कितनी है 60 है, तो आई की वैल्यू और ई की वैल्यू 3/4 इंटू 60, बराबर, गुड, सही है ना, 1 जा एंड 15 जा। तो आई और ई कितना आ गया 45, और क्या पूछा है मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब मिनिमम डेविएशन। आई प्लस ई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा, तो डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए। आई की वैल्यू कितनी आई 45, ए कितना आया 45, और ये कितना है 60, 90 में 60 गया तो कितना हो गया 30, तो आंसर इज 30, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, when light of wavelength lambda is incident on an equilateral मतलब वापस से a की वैल्यू 60, इक्विलैटरल प्रिज्म केप्ट मिनिमम डेविएशन मतलब म्यू इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m बाई टू अपॉन साइन ऑफ a बाई टू एप्लीकेबल है, गुड। It is found that the angle of deviation equals the angle of prism itself. Angle of deviation is equal to angle of prism. Good. The refractive index of the material of the prism for the wavelength lambda is then. तो refractive index पूछा है। सबसे पहले you have to understand कि minimum deviation ये word use किया, मतलब तुम क्या लिखते हो sin of a plus delta m by 2 upon sin of a by 2। अब जो मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से सुन लेना, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा। जब एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब ए और मिनिमम डेविएशन की वैल्यू इक्वल हो, ऐसा बोला है क्या, इट इज फाउंड दैट द एंगल ऑफ डेविएशन मतलब डेल्टा एम इक्वल्स एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब ए। तो क्या बोला है आपको ऐसा बोला है कि डेल्टा एम की वैल्यू इज इक्वल्स टू ए। मैं आपको एक ट्रिक बना के देने वाला हूँ, तो पर वो ट्रिक अंडर अ कंडीशन है, और वो कंडीशन है ये, जब मिनिमम डेविएशन की वैल्यू और प्रिज्म एंगल की वैल्यू सेम हो, तो एक शॉर्टकट ट्रिक दूंगा, बस उसमें एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, तो पहले ये पता होना चाहिए। तो म्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ, राइट, साइन ऑफ, आपको प्रिज्म कौन सा बोला इक्विलैटरल, मतलब आपको ए पता है कि डेल्टा एम पता है ए, तो मैं काम करता हूँ ना, ए प्लस डेल्टा एम पे क्या लिखता हूँ ए अपॉन साइन ऑफ ए बाय
2, बराबर. व्हाट इज साइन ऑफ a प्लस a बाई 2? हाँ, साइन 2a बाई 2 मतलब साइन a. यस, नो, यस, यस. तो ये हो गया आपका कैंसल, तो आ गया साइन a अपॉन साइन a बाई 2. अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इसके लिए लगता है ट्रिग्नोमेट्री. आपको पता होना चाहिए साइन ऑफ 2 थीटा, पता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. वेरी गुड. तो मुझे एक बताओ, अगर मेरे पास साइन ऑफ थीटा हो, यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे क्या था? थीटा थीटा. तो यहाँ पे थीटा हो तो वहाँ पे क्या होगा? थीटा बाई 2. तो साइन ऑफ थीटा बाई 2 एंड कॉस ऑफ थीटा बाई 2. करेक्ट है कि नहीं? यस. तो थीटा की जगह पे अगर मैं a लिखता हूँ तो साइन a विल बी 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2. करेक्ट है यहाँ तक? अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्योंकि ऊपर साइन a था. तो therefore mu equals to 2 साइन a क्या था? 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 अपॉन क्या था? साइन a बाई 2. साइन a बाई 2 साइन a बाई 2 क्या हो गया? कैंसल हो गया. इसलिए आपको क्या मिल गया? म्यू इक्वल्स टू 2 कॉस a बाई 2. अब अगली बार से जब भी सुनोगे कि एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आर इक्वल, तो सीधा यहां से स्टार्ट करना. 2 कॉस a बाई 2. तो तुम देखो 1 2 3 4 5, कम से कम 6 स्टेप्स कम हो गए, कम से कम. तो इफ यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली और देखा आपने कि डेल्टा m एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू सेम है, तो रिमेंबर म्यू इक्वल टू 2 कॉस a बाई 2 और a की वैल्यू 60 है क्योंकि इक्विलैटरल है वो. तो 2 कॉस 60 बाई 2 मतलब ये आ जाएगा 2 कॉस 30. व्हाट इज कॉस 30? रूट 3 बाई 2. अरे कॉस 30 रूट 3 बाई 2 होता है, बराबर है. तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म? रूट 3. तो आंसर रूट 3 होना चाहिए. रूट 3, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन. A ray incident at 15 degree on one refracting surface of prism. 15 degree मतलब angle of incidence 15 degree है. So you have a ray which is incident at 15 degree on one of the refracting surface of prism. और प्रिज्म का एंगल कितना है? 60 डिग्री. इक्विलैटरल प्रिज्म है. सफर्स अ डेविएशन ऑफ 55 डिग्री. सफर्स अ डेविएशन ऑफ 55 डिग्री. व्हाट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस? तो आपको I दिया है, आपको A दिया है और आपको डेल्टा दिया है और आपसे E पूछा है. कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है? I प्लस E इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा. इसका मतलब E इक्वल्स टू I प्लस E माइनस डेल्टा. सॉरी, क्या पूछा था आपको? एंगल ऑफ इमर्जेंस. एंगल ऑफ इमर्जेंस पूछा है E. एंगल ऑफ इमर्जेंस E इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा माइनस I. व्हाट इज A? 60. व्हाट इज डेविएशन? 55. हाउ मच इज I? 15. तो कितना हो गया? 100. अरे 55 में से 15 गया, 40 में 60 ऐड हो गया, 100 है क्या ऑप्शन में? नहीं है. ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. तो सबका ध्यान यहाँ पे. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये नीट और जेईई दोनों में आ सकते हैं, इवन फॉर सीईटी आल्सो. थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है. A ray of light is incident at 60 डिग्री, मतलब I की वैल्यू 60 डिग्री है. On one face of the prism of angle 30, मतलब A की वैल्यू 30 है. जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना, also try to remember कि तुमको क्या क्या दिया है. वैल्यूज याद रहे नहीं रहे दूसरी बात है. क्या क्या दिया है? क्या दिया है? I. क्या दिया है? A. And the emergent ray makes 30 degree with the incident ray. Emergent ray makes 30 degree with the incident ray.
द एंगल बिटवीन एमर्जेंट एंड इंसिडेंट को बोलते हो डेविएशन एंगल। क्या बोलते हो? तो गलती से भी इसको ई मत मान लेना, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। कितना ये? 30 डिग्री। कितना ये? 30 डिग्री। तो यू हैव आई, यू हैव ए, यू हैव डेल्टा, यू हैव आई, यू हैव ए, यू हैव डेल्टा। क्या मिल जाएगा? ई मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? आई प्लस ई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा। लेकिन पूछा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। क्या पूछा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, राइट। तो अब मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वहां से मुझे ई मिल सकता है। क्या मिल सकता है? ई। तो पहले ई फाइंड करेंगे, फिर देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे पहुंचना है, देखेंगे बाद में। तो आई की वैल्यू थी 60, ई की वैल्यू मतलब सॉरी प्रिज्म एंगल ए वो कितना है? 30, और एंगल ऑफ डेविएशन कितना दिया हुआ है? 30, और आई प्लस ई इक्वल्स टू क्या था? ए प्लस डेल्टा। तो ई कितना आ गया? ए प्लस डेल्टा माइनस आई, है ना। ए 30 सही है कि नहीं? यस। डेल्टा 30, यस। आई कितना? 60, 60 माइनस 60, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस 0। अब एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 होने का मतलब होता है R2 की वैल्यू 0 होना। करेक्ट बोलोगे? ऐसा कैसा? आपको बताता हूँ। इसलिए ना फॉर्मूलाज के साथ साथ पूरा का पूरा रे डायग्राम याद होना चाहिए। अगर रे डायग्राम याद होगा तो ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व हो जाएगा आपका। यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू रिमेंबर, ये जो ए बी सरफेस था यहाँ से हम लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं और एसी से इमर्ज होता है, नॉर्मली ऐसा होता है। नाउ यू हैव, दिस इज द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस? 60। तो एक रे है वो ऐसा इंसिडेंट हुआ 60 डिग्री पे हुआ, दिस इज 60। द रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड। तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ, टुवर्ड्स टुवर्ड्स टुवर्ड्स, और ये सीधा चला गया। बोले ऐसा कैसे सीधा चला गया? बताता हूँ मैं सीधा क्यों गया, बताता हूँ। पहले तो ये बेंड हुआ टुवर्ड्स नॉर्मल, दैट इज ट्रू। तो ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस, बेंड हुआ टुवर्ड्स नॉर्मल। ये एंगल क्या होता है याद है क्या? R1। क्या होता है ये? और यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो देखो नॉर्मल के साथ जो इमर्जेंट एंगल बनाता है वो क्या होता है? E। वो क्या होता है? क्या होता है? लेकिन हमारे केस में E क्या आया? क्या आया? क्या आया? और यहाँ पे जो एंगल बनता था वो क्या होता था? R2। अगर E 0 तो R2 0। ऐसा कैसा आ गया? बताता हूँ कैसा कैसा आ गया। एसी सरफेस पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, क्या होता है स्नेल्स लॉ? μ1 आई नहीं ई, क्योंकि इधर ई बनता है, और इक्वल टू μ2 साइन, वेरी गुड। लेकिन ई कितना है? 0 है, 0। और ये μ2 को यहाँ शिफ्ट कर दो क्या? वेरी गुड। व्हाट इज साइन 0? साइन 0 0, मतलब साइन R2 की वैल्यू कितनी हो गई? मतलब R2 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। इसलिए बोला मैंने E 0 तो फिर R2 भी 0। E 90 तो R2 क्रिटिकल एंगल, क्योंकि 90 डिग्री रिफ्रैक्शन कब होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो? क्रिटिकल। तो जो थ्योरी में सीखा अभी धीरे धीरे टाइम है अप्लाई करने का। अगर E 0 तो R2 0, E 0 तो अगर E 90 तो R2 क्रिटिकल, E 90 तो वेरी गुड गुड। मतलब मैं इस सरफेस से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों 0 0 हो गए। तो किससे करोगे? ए बी से। अब ए बी से जब करोगे तो क्या अप्लाई करोगे? μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin R1। μ1 की वैल्यू तो 1 है क्योंकि बाहर तो एयर है, बाहर क्या है? एयर है। तो μ1 की वैल्यू कितनी है? 1। आई पता है कितना आया है? 60। μ2 फाइंड करना है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ही तो फाइंड करना है, μ2 फाइंड करना है। साइन R1 पता है क्या? नहीं। तो पहले R1 पता करो। कैसे पता करते हो R1? पता है आपको? पता होना चाहिए। पता कैसे करते हो? R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A होता है, याद है क्या? हाँ याद है। तो R1 कितना होता है? A माइनस, लेकिन A तो 60 है, 60 है ना कि 30 है? हाँ 30 है। क्या है? 30 है। और R2 तो 0 है, तो R1 कितना आ गया? 30। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो यू गेट μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin R1। μ1 इज 1, i कितना था? 60 था कि नहीं?
पक्का पक्का, यस। μ2 फाइंड करना है और r1 कितना आया 30। साइन 60 बाई साइन 30, अभी तो वैल्यू फाइंड की थी तुमने, अभी की थी इससे पहले क्वेश्चन में। हाँ, व्हाट इज दिस, √3/2, दिस इज, तो कितना आया आंसर, √3। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, 1.732 ऑप्शन है। So before we go ahead to the next question, the whole point is हमको इतने सारे स्टेप्स करने हैं क्या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, नो। तो इसके लिए ट्रिक्स होते हैं, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, आंसर ओरली आता है, सिर्फ ध्यान थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। व्हेन यू रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको आई की वैल्यू दी थी, ए की वैल्यू दी थी और डेल्टा की वैल्यू दी थी 30। आई वैल्यू कितनी है 60, ए कितना है 30, डेल्टा कितना है, तो आई प्लस ई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा, तो ई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा माइनस आई। ए की वैल्यू 30, डेल्टा की वैल्यू 30, 60 और आई 60, तो 60 माइनस 60 0। ई कितना हो गया 0, ई 0 मतलब R2 0। अच्छे से पूरा लिंक कर लो अब, ई 0 मतलब R2, और जब R2 0 तो R1 इक्वल टू ए, क्योंकि R1 प्लस R2 क्या था, ए था। R1 प्लस R2 क्या था, ए था। R2 तो 0 है तो R1 क्या बन गया, ए। तो E 0 R2 0 मतलब R1 की वैल्यू क्या है, ए है। क्या है, क्या है, ए है। अब तुमको क्या पूछा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं ए बी सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करता तो μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन R1 मिलता। इसमें से μ1 तो 1 है, तो साइन आई इक्वल टू μ2 साइन R1, साइन R1 को शिफ्ट कर दो, तो साइन आई बाय साइन R1 इज म्यू। आई कितना है 60, साइन 60 और R1 कितना है 30, साइन 60 बाय साइन 30 √3, √3 इज 1.73। तो सॉल्व नहीं करना होता है, ये आपको धीरे धीरे आदत डालनी है, दैट यू शुड बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जस्ट बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये, अब ये क्वेश्चन भी तुमको सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है बताता हूँ मैं। प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, जिसको म्यू बोल रहे थे उसको क्या बोला इन्होंने, n, एंड एंगल a इज प्लेस्ड इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन। इफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा m इज a, मतलब डेल्टा m इज इक्वल टू a, मिनिमम डेविएशन एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। तो क्या पूछा है आपको, द वैल्यू ऑफ a इन टर्म्स ऑफ n। कुछ ध्यान में आ रहा है, a और डेल्टा m की वैल्यू सेम हो तो कुछ ध्यान में आ रहा होगा, आ रहा है ध्यान में, यस यस। क्या ध्यान में आ रहा है, म्यू इक्वल्स टू 2 cos ऑफ a बाई 2। इस 2 को यहाँ लिखूँ क्या, तो म्यू बाई 2 इक्वल्स टू cos ऑफ a बाई 2। इसको इधर लाऊं क्या, तो cos इनवर्स ऑफ म्यू बाई 2 इक्वल्स टू a बाई 2। 2 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो 2 cos इनवर्स ऑफ म्यू बाई 2 इक्वल्स टू a। म्यू को बोला है n, तो a इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स ऑफ n बाई 2। कहाँ दिखता है, राइट। इसके लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन में ये फॉर्मूला बना के दिया। दैट वाज द प्राइमरी रीजन कि तुमको एक फॉर्मूला पता है तो तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। So the answer is C. Next question. A ray of light is incident at an angle theta. Angle of incidence मतलब I की वैल्यू थीटा है। On a refracting surface मतलब face of a prism emerges from other face normally. नॉर्मली मतलब नॉर्मल के डायरेक्शन में बाहर जाना, मतलब E की वैल्यू 0 होना। E की वैल्यू 0 होना मतलब R2 की वैल्यू भी 0 होना, और इसका मतलब R1 की वैल्यू A होना। दैट इज हाउ इट इज। तो ये याद रहेगा तो कुछ होगा। अब आगे ध्यान दो, इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 5, A की वैल्यू 5 मतलब थिन प्रिज्म है। द प्रिज्म इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ये म्यू है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है तो तुम कैसे सॉल्व करते हो, I प्लस E इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा, बराबर, यस।
करेक्ट, करेक्ट। और ए की वैल्यू तो जीरो है क्योंकि नॉर्मली था वो, तो ए की वैल्यू जीरो है, तो आई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा, करेक्ट। लेकिन थिन प्रिज्म में डेल्टा होता है ए इंटू म्यू माइनस वन। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना थिन प्रिज्म में, राइट। तो i इक्वल्स टू ए कॉमन निकाल लिया, पहले टर्म में बचा वन, दूसरे में a कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा म्यू माइनस वन। तो i इक्वल्स टू ए इंटू म्यू, क्योंकि वन और वन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। i इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी दी है, कितनी है 5, म्यू कितना है, तो आंसर आएगा 7.5, ऑप्शन ए। तो विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। बाकी सारे क्वेश्चंस दे आर असाइनमेंट फॉर यू, बाकी सब सिंपल है, सिर्फ 10th छोड़ के, 10th थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, बाकी सब वेरी इजी क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन आई एंड लेंस कैमरा। सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। एबिलिटी ऑफ आई टू सी ऑब्जेक्ट्स एट ऑल डिस्टेंसेस इज। एक बात बताओ, अगर आपको पास का दिखता है, दूर का क्लियर नहीं दिखता है, मायोपिया। दूर का दिखता है, पास का क्लियर नहीं दिखता है, और जब सभी डिस्टेंस पे दिखता है उसको बोलते हो एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं उसको? एकोमोडेशन, राइट, गुड। द एबिलिटी ऑफ आई टू सी एट ऑल डिस्टेंसेस इज कॉल्ड एज एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पैक्ट ऑफ एन इमेज ऑन द रेटिनल इवेंट्स फॉर। आपको याद है हम लोग साउंड में इको का स्टडी कर रहे थे। व्हाट इज द टाइम फॉर विच योर ब्रेन कैन रिटेन साउंड वेव फॉर 0.1 सेकेंड। साउंड वेव है, लाइट भी वेव है, मतलब हमारा जो ब्रेन है ना, किसी भी वेव को 0.1 सेकेंड तक रिटेन करता है। तो आंसर क्या आएगा? 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। अब यहाँ ध्यान दो, ये इसका एकदम सिंपल ट्रिक बताता हूं मैं। इसको तुम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एक है ट्रिक, एक है फॉर्मूला। द फार पॉइंट ऑफ मायोपिया आई इज 40 सेंटीमीटर। फार पॉइंट इज 40 सेंटीमीटर, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक देख सकते हो, क्योंकि मायोपिया में दूर का क्लियर नहीं दिखता ना, पास का दिखता है। तो फार पॉइंट मतलब 40 सेंटीमीटर तक दिखता है, उसके बाद का क्लियरली नहीं दिखता, इसको फार पॉइंट बोलते हैं। So the far point of a myopia eye is 40 centimeter. For removing this defect, इस defect को remove करने के लिए, for removing this defect, the power of the lens required will be। आपको याद होगा, मैंने आपको मायोपिया जब सिखाया था, if you remember, अगर याद होगा तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था फोकल लेंथ का। याद है क्या फोकल लेंथ का फॉर्मूला था? एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, वेयर वाई इज ग्रेटर देन एक्स, था ना? ऐसा था कि नहीं? आपको पावर पूछा है, व्हाट इज पावर? 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ मतलब इसका उल्टा, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, एक्स इंटू वाई। अब ये फॉर्मूला यूज करने की जगह पे मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, सीधा सीधा ट्रिक है, वो डायरेक्ट सॉल्व करता है। तो ट्रिक ऐसा है, ट्रिक ऐसा है, फार पॉइंट लिया, फार पॉइंट कितना है? फार पॉइंट, तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस टू बी यूज्ड इज डायरेक्टली फार पॉइंट। लेकिन मायोपिया में इमेज रेटिना से पहले बन रहा था कि पीछे बन रहा था? पहले। तो हमको वो जो जहां पे इमेज बन रहा था उसको पीछे शिफ्ट करना है, तो डाइवर्ज करना है। डाइवर्जिंग लेंस कॉन्केव होता है कि कॉन्वेक्स होता है? तो माइनस लगेगा। क्या लगेगा? तो तुम्हारे पास फोकल लेंथ कितना हो गया? सीधा -4 सेंटीमीटर। तुमको क्या पूछा है? पावर इज 1 अपॉन फोकल लेंथ, 1 अपॉन फोकल लेंथ। लेकिन याद रखना, जब 1 अपॉन फोकल लेंथ लिखते हो तो मीटर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? क्योंकि पावर डायोप्टर में होने के लिए फोकल लेंथ किसमें चाहिए? मीटर में। किसमें चाहिए? मीटर में। तो ये कितना हो गया मीटर में? 0.4। कितना हो गया? 0.4। पक्का ना? यस। तो पावर आ गया आपका, पावर हो गया 1 अपॉन -0.4, मतलब
-10/4 मतलब -2.5 डायोप्टर। तो सीधा सीधा ट्रिक है ये, -2.5 डायोप्टर। तो अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक्सरसाइज। हाउ मेनी ऑफ यू हैव नेगेटिव नंबर का चश्मा? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू, जिसको भी है नेगेटिव। डू यू नो व्हाट इज द नंबर ऑफ योर स्पेक? कितना है? ओके, -1.75 एंड ठीक है, तो कोई भी एक ले लो, -2.5 मत लेना क्योंकि वो हमारे पास अभी है, आंसर है। आपको करना ये है, आपके चश्मे के नंबर से आपको फार पॉइंट निकालना है। चश्मे का नंबर यूज करके आपको फार पॉइंट, आपने यहाँ उल्टा किया, आपने फार पॉइंट से चश्मे का नंबर निकाला, अब आपको चश्मे के नंबर से फार पॉइंट निकालना है। करो तो फटाफट। मेरा -2.5 है तो मुझे पता है 40 सेंटीमीटर फार पॉइंट फॉर मी, तो आई कैन नॉट सी एनीथिंग बियॉन्ड 40 क्लियरली। तो फटाफट से, और जिनको चश्मा ही नहीं है तुम एक काम करो, तुम -2.75 ले लो। तो एज एन एक्सरसाइज बोला था मैंने आपको कि पावर दिया हो तो फार पॉइंट निकालो, तो पावर दिया हो तो फार पॉइंट निकालो। तो पहले क्या करना, फोकल लेंथ फाइंड कर लेना, वो मीटर में मिलेगा क्योंकि पावर डायोप्टर में होता है। गुड। अगर मान लेते हैं कि पावर -1.5 है, इमेजिन -1.5 है, तो ये हो गया -10/15, क्योंकि 1.5 मतलब 15 × 10⁻⁻1, 10 ऊपर गया तो 10/15 मतलब ये हो गया 2/3। 2/3 होता है 0.66 मीटर। ये मीटर में है क्योंकि पावर डायोप्टर में था। तो फोकल लेंथ हो गया -0.66 मीटर, मतलब फोकल लेंथ हो गया 66.66 सेंटीमीटर, मतलब फार पॉइंट हो गया 66.66 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ माइनस है ना। देखो, फोकल लेंथ इज माइनस फार पॉइंट, तो फार पॉइंट इज माइनस फोकल लेंथ, तो फार पॉइंट इज माइनस ऑफ फोकल लेंथ, तो माइनस ऑफ माइनस मतलब 66.66 मतलब 66.66 सेंटीमीटर, बराबर, करेक्ट। अभी क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ, थोड़ा बताता हूँ। अगर समझ लेते हैं पावर -2 होता, पावर अगर -2 होता तो ये कितना हो जाता? -0.5 मीटर में, मतलब सेंटीमीटर में कितना होता? -50। तो फार पॉइंट कितना मिलता? 50। कितना मिलता? 50। ठीक, करेक्ट। हमने 2.5 के तो अभी कैलकुलेट किया था, कितना आया वो? 2.5 के लिए कितना आया? 40। अब थोड़ा सा इसको, तीनों वैल्यूज को एक साथ सोचो। अगर -1.5 है, थोड़े से फार पॉइंट 66 सेंटीमीटर, मतलब 66 सेंटीमीटर तक क्लियरली दिखता है, उसके बाद प्रॉब्लम होता है, राइट। मतलब तुम्हारे आंखों में डिफेक्ट थोड़ा कम है, करेक्ट। आप ऐसा आप -1 के लिए भी कर सकते हो। और अगर -2 हुआ, थोड़े तो फार पॉइंट 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर तुमको अच्छे से दिखता है, उसके आगे का प्रॉब्लम है। और अगर -2.5 हुआ तो 40 सेंटीमीटर। तो जैसे जैसे चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे तुम्हारा फार पॉइंट कम हो रहा है, मतलब वैसे वैसे ही तुमको, बोलते हैं ना, आंखें कमजोर हो गई। कमजोर होना मतलब बेसिकली अब तुमको ज़्यादा दूर का क्लियरली दिखेगा नहीं, तो चश्मे का नंबर बढ़ना मतलब फार पॉइंट पास में आना। तो जिनके चश्मे के नंबर बहुत बड़े हैं, अगर तुमने चश्मा निकाल के देखा तो तुमको 25-30 सेंटीमीटर के ऊपर कुछ भी क्लियरली दिखेगा नहीं। और जिनका नंबर कम है, -0.5 होगा, तो उनके केस में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि दे कैन सी अप टू 70-80 सेंटीमीटर वेरी इजीली। तो दिस इज द कंक्लूजन दैट यू शुड ड्रॉ, कि जितना चश्मे का नंबर ज़्यादा है उतना ही फार पॉइंट। वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन। अब ये सब क्यों करवाया, उसका रीजन था अगला क्वेश्चन। ये सब करवाया क्योंकि उसका रीजन था अगला क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन। बता दिया, वेरी गुड।
अ पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली अप टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। फार पॉइंट कितना है 50। ये देखो फार पॉइंट 50 है तो पावर कितना है -2। कितना है अभी सॉल्व किया हमने। और माइनस होना मतलब मायोपिया होना। क्या होना? तो देखो मायोपिया में कौन सा लेंस यूज होता है? तो हिज आई डिफेक्ट इज मायोपिया। नेचर ऑफ करेक्टिव लेंस कॉनकेव एंड फोकल लेंथ इज -50। अब भी सॉल्व किया आप भी। गुड, हो गया, खत्म, डन। अगला क्वेश्चन। A person who can see things most clearly at a distance of 10 centimeter requires spectacles to enable him to see clearly things at a distance of 30 centimeter. What should be the focal length of the spectacle? कैसे सॉल्व करोगे इसको? चलो लुक, अभी ऐसा है, इसको बोलते हैं, आपको पता है मराठीत म्हणतात ना चेष्टा करने, हिंदी में टांग खींचना, इंग्लिश में बोलते हैं दे आर टीजिंग यू। क्वेश्चन क्या है? पर्सन हु कैन सी थिंग्स मोस्ट क्लियरली एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तक क्लियर दिखता है। 10 सेंटीमीटर तक मतलब फार पॉइंट क्या है 10 सेंटीमीटर फार पॉइंट है तो फोकल लेंथ -10। फोकल लेंथ कितना हो गया -10। रिक्वायर्स स्पेक्टाकल्स टू अनेबल हिम टू सी क्लियरली थिंग्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, राइट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? कितना है 30 सेंटीमीटर, बराबर। व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ? अभी मैंने बोला कि फोकल लेंथ तो दिया है, फोकल लेंथ ही पूछा है, तो फोकल लेंथ नहीं दिया है, वो कुछ और दिया है। बताता हूँ क्या है, बताता हूँ। A person can see things most clearly at a distance of 10 centimeter. Requires spectacles to enable him to see things clearly at a distance of 30 centimeter. What should be the focal length? पहली बात तो ये है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें तुमको अगर समझ में आ गया कि यहाँ पे प्रॉब्लम इज मायोपिया। मायोपिया में फोकल लेंथ नेगेटिव आता है और कॉन्केव होता है। एक ही तो आंसर था, ऑप्शन ए। इसलिए मैंने बोला ये तुम्हारे साथ मस्ती कर रहे हैं, उनको समझना था कि तुमको कितना पता है। कहीं पे भी और नेगेटिव दिखा तुमको तो फिर सॉल्व करोगे भी तो आंसर यही आने वाला है। फिर भी अगर आपको सॉल्व करना है तो यू कैन सॉल्व दिस। कैसे सॉल्व करोगे? तो यहाँ ध्यान दो, फिर सॉल्व करोगे ना। तो देखो, अ पर्सन हु कैन सी थिंग्स मोस्ट क्लियर एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये क्या है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और 30 क्या है ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसमें से एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एक इमेज डिस्टेंस है। रिक्वायर्स स्पेक्टैकल्स टू अनेबल हिम टू सी थिंग्स क्लियरली एट अ डिस्टेंस ऑफ 30। अब थोड़ा अच्छे से समझ लो इसको। 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट रखा था उसको क्लियरली देखना था, तो ये कौन बन गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और क्लियरली कब दिखता है? जब डिस्टेंस कितना हो। तो जो भी ऑब्जेक्ट 30 पे था वो क्लियरली तब दिखेगा जब उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो ये इमेज डिस्टेंस था। और आपको पूछा क्या था? फोकल लेंथ। क्या पूछा था? आपको याद है? आपको याद है 1/f इक्वल्स टू 1/v। फिर आपको याद होना चाहिए कि हमको साइन कन्वेंशन यूज करने पड़ते हैं। फिर तुमको पता होना चाहिए कि जो फाइंड करना है उसके कन्वेंशन नहीं यूज करने पड़ते हैं। फिर अभी मुझे बताओ v और u पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव होगा और इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा, क्योंकि नॉर्मली जब तुम कॉन्केव लेंस यूज करते हो तो जिस साइड पे ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड पे इमेज बनना है। करेक्ट? पक्का? गुड, तो सही है। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस। 1/f इक्वल्स टू -1/v प्लस 1/u। तो 1/f इक्वल्स टू 1/u माइनस 1/v। u कितना था 30 और v कितना था 10। तो 10 माइनस 30 कितना हो गया -20 इंटू 30/30 इंटू 10, बराबर। कैंसल और कैंसल, 1 जा और 15 जा। तो 1/, फोकल लेंथ अगर -15 आया, 1/, फोकल लेंथ इस -15, तो फोकल लेंथ कितना? अरे 1/, फोकल लेंथ इज 1/, -15
1 upon focal length is 1 upon minus 15. 1 upon focal length is 1 upon minus 15. तो फोकल लेंथ कितना, तो फिर आंसर भी तो वही था ना, सॉल्व करना सॉल्व भी होता है।